जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी ऑन जीएमसी नेटवर्क। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप अब बखूबी वाकिफ हैं कि आप लोग डिफरेंट सवालात जो हैं वो करते हैं, और उन सवालात की रोशनी में जो है हमारी कोशिश ये होती है कि आपको उनके जवाबात जो हैं वो दिए जाएं। इसी तरीके से जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर भी मैं बात करता हूं, ताकि आप लोग जो हैं आपको पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या हो रहा है। अ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी दरखास्त है कि वो ZMC टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। इसलिए ये इंतहाई जरूरी है आप लोगों तक पहुंचना। कोई भी आपका सवाल हो यूके के किसी भी लॉ से मुतल्लिक, अगर वो इमिग्रेशन लॉ के हवाले से है, नेशनैलिटी के हवाले से, असाइलम के हवाले से, फैमिली लॉ के हवाले से, डिवोर्स और दूसरे दीगर जितने भी मामलात हैं, तो प्लीज फील फ्री। मेरा नंबर भी आ रहा होता है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप यू कैन कांटेक्ट मी, कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो चीजें जो हैं वो पहले, यानी टॉपिक तो आपने देख लिया कि आज यूके विजिट वीजा जो है उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं यूके के अंदर। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि आप से उसके ऊपर बात की जाए, लेकिन एक दो सवाल भी हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वो सवालात ले लूं, और उसके बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है वो चलें। ठीक है जी। पहला सवाल तो ये है, किसी ने पूछा था कि जनाब वो इस कंट्री में स्टूडेंट वीजे के ऊपर आए हुए हैं, और उनका वीजा जो है वो अभी तकरीबन साल डेढ़ साल अभी रहता है, और वो किसी ऐसी खातून से शादी करना चाहते हैं जो कि खुद भी स्टूडेंट वीजे पे है। अब उनका सवाल ये था कि जी मैं यूनिवर्सिटी तो गया नहीं हूँ, और मैंने स्टडी कंटिन्यू नहीं की, और क्या मैं अब शादी रजिस्टर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब एक जो उनका फर्दर ये सवाल था कि जनाब बात यह है कि जब मैं अपना स्टेटस चेक करता हूं अपने BRP का, तो वो उसमें वो स्टेटस मेरा ओके है, यानी इसका मतलब यह है कि होम ऑफिस ने अभी आपका वीजा कर्टेल नहीं किया। अच्छा देख, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं शादी रजिस्टर कर सकता हूं या नहीं कर सकता। देखे, शादी रजिस्टर करना जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, इसलिए मैंने कहा जो अपना मेरा पिछला प्रोग्राम अगर देख लें तो उसमें से ये सारी चीजें जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सवाल आपने किया है, तो उसमें आप देख लें कि सम टाइम हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो है वो आपका जो कैश लेटर है उसको विड्रॉ किया है आपके अटेंडेंस की वजह से, और उन्होंने होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है, और होम ऑफिस ने आपका वीजा कर्टेल करके फिर अपना सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं किया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्म ना किया हो, मिस हो गया हो किसी वजह से। तो अगर आपका जो स्टेटस शो हो रहा है अगर उसमें कर्टेलमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं बीच में मिसिंग है। आप खुद आप कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी गए नहीं हैं, तो लेकिन आप बिल्कुल शादी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, उसमें ये होता है कि अगर जो है वीजा ना हो, तो फिर ये है कि जो रजिस्टर ऑफिस वाले हैं वो क्या करते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी पोटेंशियल स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फिर होम ऑफिस को देते हैं, और होम ऑफिस से पहले वो चेक करते हैं कि हाँ जी ये जेन्युइन मैरिज है, कोई फेक तो नहीं है, कोई वीजे के लिए नहीं है। तो होम ऑफिस जब उनको ये कहता है कि हाँ आप ये शादी रजिस्टर कर लें, तो वो फिर शादी रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये अब आप उसको जो है वो कर सकते हैं, ट्राई कर लें आप जिसमें में तो ऑब्वियसली वैसे तो आप जो है वो जैसे आपने कहा है कि आपने चेक किया है आपका स्टेटस ओके है, तो इसका मतलब यह है कि होम ऑफिस जो है वो अगर रजिस्ट्रार ऑफिस वाले जो हैं वो अगर चेक भी करेंगे, आपके बायोमेट्रिक से ही उन्होंने चेक करना होता है, तो अगर वो स्टेटस ओके है तो वो फिर ऑब्वियसली आपकी शादी जो है वो रजिस्टर कर लेंगे। आई होप कि मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा सवाल जो है जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलहदा से प्रोग्राम पूरा करूंगा, वो विल के हवाले से है। अच्छा, देखें वो कहते हैं जी कि विल के वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। उनका जो पर्टिकुलर सवाल था वो विटनेस का सवाल था कि जी विटनेसेस की क्या रिक्वायरमेंट है, और वो ये कहते हैं कि जो उनकी विल थी उसमें जो टेस्टेटर यानी जो विल बनाने वाला है, और एक जो
विटनेस है वो मौजूद था, उसने साइन, यानी इन दोनों ने साइन किए थे, और तीसरा जो विटनेस है उसने बाद में साइन किए थे। देखिए, कानून जो विल्स एक्ट है वो ये कहता है कि टेस्टेटर यानी विल बनाने वाला और उसके जो दोनों विटनेसेस हैं जिनके सामने, इन सब ने, यानी पहले टेस्टेटर जो है वो करेगा, साइन करेगा, और फिर दोनों जो हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी, ये विल का हिस्सा होता है, हम दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी में और टेस्टेटर की मौजूदगी में हमने साइन किए हैं। यानी टेस्टेटर और दोनों विटनेसेस का एक ही नशिस्त में एक ही वक्त में साइन करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विल जो है वो इनवैलिड होगी। तो विल के बारे में अच्छा किया ये आपने सवाल किया। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि आप डिफरेंट सवाल आप किया करें, फैमिली लॉ के बारे में, विल्स के बारे में, प्रोबेट के बारे में, ताकि लोगों की जो ये आप लोगों का प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो जिनका सवाल ये था, अगर एक विटनेस ने बाद में साइन किया है तो ये विल जो है वो इनवैलिड है और उसको चैलेंज किया जा सकता है। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्योंकि आज टॉपिक मैंने सिर्फ यूके विजिट वीजे के लिए है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है इसके लिए सवाल करते हैं, तो देखें इसको मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे जो लोग अप्लाई करते हैं विजिट वीजे के लिए और उसमें मेजॉरिटी जो है वो उनके रिफ्यूज हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, क्या वजूहत है, उसके ऊपर आज जो है वो मैं बात करूंगा। पहले तो आप जरा विजिट वीजे को समझ लें। अच्छा, विजिट वीजा जो है, यो जो इमिग्रेशन रूल का अपेंडिक्स वी है, यानी ये वो लॉ, इसमें अपेंडिक्स वी में सारा लॉ जो है वो लिखा हुआ है कि विजिट वीजा क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होंगी, वो फिर ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने होती है। अच्छा, मेनली जो है वो हम जो विजिट वीजा है उनको हम 4 कैटेगरीज जो है उनमें डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। जो पहली कैटेगरी है वो तो है जी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड विजिटर वीजा। ठीक है जी। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है जी आपकी मैरिज विजिटर वीजा। ठीक है। और फिर तीसरी जो कैटेगरी है वो है परमिटेड पेड एंगेजमेंट विजिट वीजा। ठीक है जी। और फिर चौथी जो कैटेगरी है वो है जनाब ट्रांजिट वीजा। ठीक है। ये 4 बड़ी कैटेगरीज जो है वो हम इस नॉर्मली इसमें डिवाइड करते हैं। मोस्टली जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो पहले यानी स्टैंडर्ड विजिट वीजा जो है उसके अंदर आते हैं। स्टैंडर्ड विजिट वीजे का मतलब उसमें यह है कि या तो आप बेशक टूरिज्म पर्पस के लिए भी आ रहे हैं या आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने के लिए आ रहे हैं, तो ये सारा जो है, समटाइम लोग कहते हैं कि ये तो स्टैंडर्ड, तो क्या टूरिस्ट वीजा अलग है? नहीं, यही वीजा जो है वो होता है यानी टूरिज्म पर्पस के लिए या अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने के लिए आप रहे हैं आ रहे हैं, तो आप स्टैंडर्ड वीजा जो है वही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। ये जो वीजा होता है, स्टैंडर्ड वीजा होता है, ये आप 6 मंथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 10 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फीस का फर्क है, लेकिन यह है कि इसमें आपका मैक्सिमम जो स्टे हो सकता है वो जितनी आपको परमिटेड वीजा आपका होगा उतना ही। और वो वीजा जो है अगर आपने वो 6 महीने का होता है, यानी जो आपको एंट्री क्लियरेंस मिलती है, यानी जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो स्टैंप लगाते हैं, तो ये 6 महीने आप रह सकते हैं। आजकल सारे जो विजिट वीजे होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, यानी आप उस ड्यूरेशन के दौरान आप मल्टीपल यानी आ जा सकते हैं, जितना मर्जी आपका जो है टाइम वो लगे, आपका दिल चाहता है वो आप उसमें आप मल्टीपल टाइम जो है वो आ जाते हैं। अनलेस कि अगर उस पर सिर्फ लिखा हुआ है कि सिंगल एंट्री है या डुअल एंट्री है, तो वो फिर ऑब्वियसली वो डिफरेंट होता है। लेकिन आजकल जो है वो सारे जो विजिटर वीजे हैं वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है जी। तो एक बात तो ये आप जहन में रख लें कि सम टाइम लोग कहते हैं कि जी अच्छा जी, अगर हमने मैं सपोज करें कि साल का वीजा हमने लिया, वो विजिट वीजा, तो क्या हम साल रह सकते हैं? नहीं, रह अब मैक्सिमम जो है वो 6 महीने ही रह सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें भी अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है डिफरेंट लॉज के जरिए, और जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर्स हैं वो जो चीजें देख रहे हैं, वो जब आप एप्लीकेशन करते हैं विजिट वीजे के लिए तो उससे वो आपसे पूछते हैं कि जनाब आप कितनी देर के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर आपने अपनी विजिट में जो है लिखा हुआ है कि मैं 6 वीक के लिए या 8 वीक के लिए या 4 वीक के लिए जा रहा हूं, तो अगर आप उससे ज्यादा ठहर जाते हैं, वीजा तो आपको 6 महीने मिनिमम तो आप मैक्सिमम तो आप रह सकते हैं,
लेकिन अगर आप ये करते हैं कि जी लिखा वहां पे 4 वीक था लेकिन रहते आप 4 महीने हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें मसला क्रिएट हो सकता है। लिहाजा ये चीजें आपने अपने जहन में जरूर रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी बात होगी। फिर दूसरी बात ये है कि अब दो तीन मोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट है अपेंडिक्स बी की, वो ये है कि आप जेन्युइन विजिटर हैं। ठीक है जी, आपका कोई और मोटिव नहीं है। और दूसरा ये है कि अपनी जो प्रपोज विजिट है उसको आप कंप्लीट करके आप वापस जाएंगे अपने कंट्री में, जो भी आपका कंट्री है। अब देखें, ये जो आप जेन्युइन विजिटर हैं या आपकी इंटेंशन है कि यू विल गो बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रपोज विजिट, तो ये तो सारी आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, तो इसको उस तरह से प्रूव करना जो है वो तो मुश्किल होता है। इसलिए फिर हमें उनको ये बताना पड़ता है कि जी बैक होम आपके वो कौन से इंसेंटिव हैं जिनकी वजह से आप यूके में नहीं रहेंगे, आप वापस जाएंगे अपने कंट्री के अंदर। आपके इंसेंटिव क्या है वापस? जितने ज्यादा आपके इंसेंटिव वापस जाने के लिए होंगे, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज आपकी बैक होम होंगी, आपका वीजा लगने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं। आप सरकारी मुलाजम हैं, आप बच्चे हैं आपके, आपकी शादी हुई हुई है, आपका बिजनेस है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे ओहदेदार हैं, इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं वो ये हमें बताती हैं कि हाँ जी, ये बंदा जो है ये ऑब्वियसली ये यहाँ नहीं ठहरेगा। अगर किसी बंदे के 4-5 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो ऑब्वियसली ये एक प्रिजम्पशन बनती है कि जनाब हाँ जी, ये बंदा जो है ये वापस जाएगा अपनी विजिट को कंप्लीट करने के बाद। तो इसलिए लोग अक्सर ये पूछते हैं जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम लगाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे तो सवाल है, लेकिन आप जरा ज़हन में रख लें जो मैंने अभी बात बताई है, फिर ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो ये साबित करते हों कि जनाब आप अपनी कंट्री में बड़े स्ट्रांग हैं। यानी वही जो मैंने बात की कि बड़े इंसेंटिव हैं आपके वापस जाने के। अगर आपके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसकी भी एविडेंस लगा दें कि वो है। फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगा देंगे। इसी तरीके से अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो आपने लगानी है। अगर वो बिजनेस जो है उसका बैंक अकाउंट है आपका, वो आप बैंक अकाउंट बिजनेस का आप लगाएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप वो जो है वो फॉर पर्पज ऑफ टैक्स जो है आपने उसको रजिस्टर कराया हुआ है तो उसका आप लगाएंगे। अगर आप किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं तो उसका लेटर जो है वो आप साथ लगाएंगे। इसी तरीके से आप मतलब सपोज करें किसी गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर्स हैं, मस्जिद कमेटी के मेंबर्स हैं, इस तरीके से आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं, तो आप उनको ये बताना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने लगाने हैं। आपकी प्रॉपर्टी है आपने लगाने हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी। अब तो लोग जो हैं वो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भी लगा देते हैं, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी है क्योंकि ये जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो है वो इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाने हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से फिर जो है वो एक सवाल जो है वो पूछा जाता है वहां पे कि जी आप ये जो ट्रिप कर रहे हैं यूके का, इसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी। ठीक है जी। वो आप उस पे ऊपर सपोज लिखते हैं, आप मैं जा रहा हूँ जनाब 2 वीक के लिए, 4 वीक के लिए, तो मेरे 1000-1500 पाउंड मेरी कास्ट आनी है। तो वो फिर ये पूछते हैं कि जी कौन ये कास्ट पे कर रहा है, क्या आप अपने से कर रहे हैं, तो फिर आप बताएंगे कि मैं। फिर वो कहते हैं कि क्या कोई शख्स जो है वो आपकी इस कास्ट में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आप कहते हैं हाँ जी मेरा जो स्पॉन्सर है यहाँ से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, या वहां पे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका हस्बैंड है, वो दे रहा है, तो जो भी आप कहेंगे कि वो दे रहा है, तो फिर उसकी एविडेंस जो है वो आपने साथ लगानी होती है। ठीक है जी। जो आपको जो है वो फाइनेंस कर रहा है आपका ट्रिप जो है। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जिसमें जो है वो सबसे ज्यादा वीजे जो है वो, अभी किसी दोस्त ने अपना एक रिफ्यूजल लेटर भेजा, तो वो यकीन करें कि पाकिस्तान में उनकी बड़ी जबरदस्त जॉब है, उनकी वही ना बड़ी जबरदस्त जॉब है, और उनकी सैलरी जो है वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है।
लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो वीजा जो है उन्होंने अप्लाई किया, वो वीजा रिफ्यूज हुआ है। ठीक है। अब जब मैंने वो रिफ्यूजल लेटर पढ़ा है तो उसमें वही सेम मिस्टेक जो मैं अक्सर अपने इस प्रोग्राम में जो है वो आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि देखें, वो जितने भी आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं उनकी ट्रू पिक्चर जो है वो उनके सामने रखी जाए। अब उन जो हमारे दोस्त हैं उनके अकाउंट में एक महीने में कोई जनाब 10-15 हजार रुपया था, और फिर अगले महीने में को 5-6 हजार रुपया था, और फिर तीसरे महीने में एकदम से जो है वो तकरीबन 8-10 लाख रुपया जो है वो उसमें डिपॉजिट हो गया है। अब जब उन्होंने एप्लीकेशन की है तो वो अब इस ये जो 8-10 लाख रुपया उन्होंने एकदम से किया है उसमें डिपॉजिट, उसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी उन्होंने कि ये जनाब इसका सोर्स ऑफ फंड जो है वो कहाँ से है। तो ये सबसे बड़ी वजह ये होती है जिसकी वजह से ये जो है वो रिफ्यूज होते हैं कि आप एकदम से, ये जो एजेंट लोग बैठे होते हैं आप लोगों के कंट्रीज के अंदर, वो आपको कहते हैं जी स्टेटमेंट बनाए जी, स्टेटमेंट बनाए जी, स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट जो है वो एक एस्पेक्ट है आपकी एप्लीकेशन का। अगर आप एक बंदा कह रहे हैं जी अच्छा जी मैं जनाब बेरोजगार हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, एक खातून है जो 70 साल की है, वो कहती है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ जब वो सवाल पूछा जाता है एप्लीकेशन के अंदर। अब आप हर महीने जो है वो उसके अकाउंट में जनाब 50 हजार डालते हैं, लाख डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं उसके अंदर। तो वो, या तो जो पैसे आप डाल रहे हैं उसके वो उसका उसकी सोर्स बताएंगे। अदरवाइज तो वो ये कहेंगे जी आप तो कह रहे हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, काम कोई नहीं करता, तो ये अपने अकाउंट में पैसे कौन डाल रहा है जी, कौन पैसे आपके अकाउंट में डाल रहा है? कि फिर आपका भी सवाल ये ना होगा जी मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल गया है। ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से जो आपके ट्रू फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है वो उनके सामने, अगर मैं ये कहता हूं कि हर महीने, अब मैंने एप्लीकेशन में लिखा है कि हर महीने 1 लाख रुपया मेरी इनकम है, तो ये 1 लाख रुपया जो है वो मेरे बैंक स्टेटमेंट में जो है वो शो होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब कह रहा हूं मैं कि 1 लाख रुपया है, शो वहां 2 लाख हो रहा है, और जो बाकी का ऊपर का लाख है उसका मैं बता भी ना रहा कि कहां से हो गया। फिर देखें कि मसला सपोज करें कि 6 महीने के आपने, ठीक है, लाख लाख रुपया आपने डाल दिया, आपने कहा मेरी लाख रुपया उसमें और उसमें से फिर निकालते भी रहे हैं आप उसमें से। अब यानी 6 महीने क्योंकि हमने स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसमें ये है कि अब आपने जब एप्लीकेशन की तो आपके जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो उसमें सिर्फ 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी आप बीच में से अपना खर्चा भी तो करते रहे। अब जो है कि वो ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि जनाब 1000-1500, इसका मतलब यह है कि 8-10 लाख रुपया आपके इस ट्रिप के ऊपर लगना है, लेकिन आपके अकाउंट में तो लाख रुपया मौजूद है, तो कैसे इसको आप जो है वो सपोर्ट करेंगे? तो इसलिए सम टाइम लोग जो है वो अपना जो है वो अ, जो उनका सेविंग अकाउंट होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। सेविंग अकाउंट को भी इस्तेमाल करने के लिए आपने इंतहाई इख्तियार से काम लेना है। आपने 5-7 साल के अंदर आपने कोई 20-25 लाख रुपया जो है वो आपने इकट्ठा कर लिया अपने लिए। अब वो ये कहते हैं कि इतना अरसा लगा के आपने ये जो है वो 15-20 लाख रुपया इकट्ठा किया है, और 4 वीक की विजिट के लिए इसके ऊपर आप अपनी जो सेविंग है उसका 70-75% हिस्सा जो है वो खर्च कर देंगे, तो जब आप वापस आएंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? तो वो भी एक माइंड के अंदर डाउट क्रिएट जो है वो हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं, फिर आप मेरी ये वीडियो जो है वो नोट कर लें, और जो आपके दोस्त यार हैं उनको भी आगे भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है वो फायदा हो कि देखें आपके जो ट्रू फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं आप वो साबित करें, और जब तक उनमें स्टेबिलिटी ना हो और वो रिक्वायरमेंट पूरी ना करते हो उस वक्त तक आप अप्लाई ना करें। ठीक है, पहले एक बेहतर एप्लीकेशन जो है वो कर ले। अगर देखें, मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको रहनुमाई जो है वो दी हो, फिर भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन उठता है, आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। ताकि जब एक दफा फिर रिफ्यूज होता है ना, तो फिर ये है कि वो जब नेक्स्ट टाइम, हालांकि हर एप्लीकेशन अपनी मेरिट्स के ऊपर चेक होती है, लेकिन फिर भी अगर एक एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज हुई है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट एंटी क्लियरेंस ऑफिसर के सामने होगा वो यही होगा, अच्छा जी पिछली एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हुई थी इन इन ग्राउंड की वजह से। तो अब वो अगर वो इश्यूज जो थे पहले रिफ्यूजल में अगर वो आपने सॉर्ट आउट कर लिए हैं तो वेल एनफ, तो फिर तो बड़े
मजे की बात है कि फिर तो वीजा लगने के चांसेस जो है वो बिल्कुल होंगे। लेकिन अब फिर जो नई एप्लीकेशन के अंदर जो आपने सरकमस्टांसेस आपने बताए हैं, वो जो है वो भी वो फिर देखेंगे तो वो उसके ऊपर ये बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपने जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो आपने बिल्कुल सही उनको बताने हैं। फिर जो एक और फिर इसमें चीज होती है वो होती है जी स्पॉन्सरशिप। लोग ये कहते हैं कि जी स्पॉन्सर होना जरूरी है, ये है वो है। देखिए, स्पॉन्सर क्या होता है, वो एक इनविटेशन होती है कि जी आप जब आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैं फैमिली को विजिट करने के लिए जा रहा हूं, तो वो कहता है अच्छा जी बताएं कि आपकी इनविटेशन जो है वो कहाँ पे है। अब आपका स्पॉन्सर जो है वो ये अंडरटेक करता है कि जनाब मैं जो हूं वो ये जो जिस बंदे को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं उसको मैं मेंटेन भी करूंगा और उसको मैं जो है अकोमोडेट भी करूंगा। मेंटेन का मतलब है कि उसके खाने पीने का जो है वो भी मैं करूंगा अरेंजमेंट जब तक वो यहाँ होगा, और दूसरा उसके अकोमोडेशन के पास करेगा। उसके लिए फिर वो ऑब्वियसली वो जो स्पॉन्सर होता है वो अपने काम के डॉक्यूमेंट्स, अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स के कितने बेडरूम का वो घर है, कितने लोग उस पर रहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाते हैं वो वहां पे। जिससे कि ये है कि आल्दो के स्पॉन्सरशिप की वजह से कम ही वीजा रिफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी समटाइम हमने देखा है कि स्पॉन्सर के इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट होने की वजह से वो कहते हैं कि आपके स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे भी पता नहीं चल रहा कि वो इस पोजीशन में है कि वो आप को वहां पे अकोमोडेट और मेंटेन जो है वो कर सकता है। तो इसलिए दो एस्पेक्ट्स, अपने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जिसमें दो चीजों पे ऊपर आपने करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि शो करें कि आप अपने कंट्री के अंदर काफी मजबूत हैं, आपकी जड़ें मजबूत हैं, इंसेंटिव है कि आप वापस आएंगे। दूसरा ये है कि आपने उनको अपनी ट्रू जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं आपने उनको वो बताने हैं। ठीक है जी। ये एप्लीकेशन आपने तैयार करके इसके ऊपर ला के अंदर कोई लिस्ट नहीं लिखी हुई कि अच्छा जी ये आपने ए बी, जैसे कि मसलन आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें लिस्ट है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं। ठीक है। लेकिन ये विजिट वीजा जो होता है इसके ऊपर जो है आपने क्या करना है कि आपने वहां पे जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं उनको सामने रखते हुए आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगा सकते हैं। देखिए, मैं ऑलवेज ये कहता हूं कि जेन्युइन एप्लीकेशन बनाएं, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो जेन्युइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन हो वो साथ लगाएं। ना लगाने से लगाना बेहतर है बजाय इसके कि आप कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दें। क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई जाली डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपका बस समझ लें कि फ्यूचर में आप बैन हो जाएंगे। ठीक है, 10 साल के लिए। फिर बल्कि हमने तो देखा है कि एक दफा से बैन हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इसको ओवरटर्न करना। ठीक है जी। तो इसलिए आपने ये जरा जेहन में रखना है, जैसे मैंने कहा है कि आप एजेंटों के हथे चढ़ने की बजाय और उनको आप लाखों रुपया देने की बजाय ये फ्री सर्विस मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों की मोहब्बत में करते हैं। आप फील फ्री कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछने के पैसे नहीं लेता मैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो ये जहन में रखना है। अब देखें कि अगर आपने फिर अगली स्टेज पे हम जाते हैं तो वो फिर ये है कि आपने एप्लीकेशन कर दी है। आजकल थोड़ा सा टाइम लगाता है लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड वीजा होते हैं वो तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर उनका डिसीजन आ जाता है। ठीक है जी। अब जो है वो अगर किसी वजह से आपका वीजा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज हो गई है तो फिर आप अपने जहन में रखें कि अब आजकल जो रिफ्यूजल है वो उसके ऊपर अपील का राइट नहीं होता। तो आप इसलिए आप देखेंगे कि अपील जो है वो देखेंगे कि रिफ्यूजल क्या है। अब अगर ये है कि जो उसमें इश्यूज मौजूद हैं अगर आप उसको एड्रेस कर सकते हैं तो फिर मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप जो है वो एक नई एप्लीकेशन जो है वो करें। उसकी वजूहत ये है, एक तो ये है कि नई एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी सी चीपर भी होती है, सस्ती भी होती है और उसके ऊपर डिसीजन भी फिर थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। लेकिन और मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आपकी पहली एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है तो फिर आप जो है डेफिनेटली जो उसके अंदर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करके आप नई एप्लीकेशन जो है वो करें। लेकिन अगर देखें बहुत सारी चीजें जो है वो होती रहती हैं। अगर किसी वजह से आपने सेकंड एप्लीकेशन तमाम जो जेन्युइन इश्यूज थे उनको एड्रेस करके आपने जो है वो डाल दी है।
अब फिर इसके बावजूद कोई ऐसा अनरीजनेबल सी ग्राउंड बना के तो फिर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया है, तो उसको अगर आप चैलेंज करना चाहें तो वो आप बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये पब्लिक बॉडी का डिसीजन होता है, तो इसको चैलेंज बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो लेकिन क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक लीगल प्रोसेस है, कोर्ट के थ्रू होता है, ये एक्सपेंसिव भी है और लेंथी भी है, और ये सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर होता है। तो इसलिए आप अगर देखेंगे कि अच्छी ग्राउंड्स मौजूद हैं आपके जुडिशियल रिव्यू के, तो फिर आप उसके ऊपर जाएं, अदरवाइज जो है वो आप नई एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा है कि वो ही आप करते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल में इसमें मैंने सारी बातें जो हैं जो बता दी हैं कि हर अगर 6 महीने के लिए अप्लाई करना है तो उसकी फीस अलहदा है, साल के लिए करना है तो उसकी अलहदा है, 2 साल के लिए करना है तो अलहदा है, 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए, सिर्फ फीस का जो है वो डिफरेंस है, अदरवाइज जो है वो इसके ऊपर कोई जो उसके अंदर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते जनाब, उसके ऊपर कितनी देर रह सकते हैं वो सेम है सबके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब जो बाकी मैंने कहा था, क्योंकि ये ब्रीफ दुरानी का प्रोग्राम होता है, जो मैंने अगले जो मैंने आपसे कहा था कि जनाब आप फिर मैरिज विजिटर वीजा है, इसी तरीके से फिर जनाब पेड एंगेजमेंट है जो वो जो है वो वीजा है, और फिर जो ट्रांजिट वीजा है उसके बारे में फिर जो अगला प्रोग्राम होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे इसी वीजे को लेके, और उसमें कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको बता सकूं, और उसी के हिसाब साथ साथ जो है वो फिर कि विजिट वीजे के दौरान आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो भी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आप लोगों को समझ आ रही होंगी, और आपके लिए यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना आसान होगा। तो एक और चीज किसी ने पूछा था जी, आप कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं तो इसका लिए वीजा हो सकता है, देखें इसकी कोई स्पेशल कैटेगरी तो उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है। इसलिए अगर कोई आपसे कहता है जो वो गेम हो रही है जी आए जी मैं गेम की बेस के ऊपर आपको वीजा लेके दे सकता हूं, तो वो ऐसे ही आपको सबज बाग दिखाए जा रहे हैं। वीजा आप विजिट ही अप्लाई करेंगे, हाँ उसमें आप ये एक रीजन दे सकते हैं कि मैंने जाना है और मैंने उसके लिए फिर आप इसे आपके पास है कि जो है वो टिकट्स हों, जो भी आप मैच देखना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आप कहते हैं जैसे एक गेम मैंने देखनी है हाफ एन आवर की, वहां पे जनाब कोई बस स्विमिंग होगी एक 100 मीटर की, वो मैंने देखनी है, तो उसकी आपके पास एक टिकट है, तो फिर वो कहेंगे अच्छा जी जाना आपने 6 महीने के लिए और मैच आपने एक देखना है, तो उसके लिए फिर आपको पूरी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये जिम्नी सा बीच में आ गया कि नहीं, ये कैटेगरी तो कोई नहीं है कि आप ठीक है कॉमनवेल्थ गेम हो गई है तो उसके लिए उन्होंने कोई इमिग्रेशन सेपरेट जो है वो कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कोई कह रहा है तो वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अच्छा जी, प्रोग्राम को खत्म करने से पहले अगेन आप लोगों से दरखास्त है कि जनाब मेरा ZMC टीवी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है, और हमें भी ये एहसास होता है कि हाँ हम ये जो टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग इससे फायदा जो है वो उठा रहे हैं। अगले थर्सडे तक अपने दोस्त अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा, अपना अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।